मैं हूं प्रभात और पीसीएस शिक्षा के इस मंच पे आज हम लोग लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 के अंक के साइंस एंड टेक सेगमेंट को। इससे पहले हमने लगभग 4 सेगमेंट को कवर कर लिया है, जहां पे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और अब हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट। कहा जाता है जिस पर यह जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवा रहा है कि जब जब लोगों ने अपना आस छोड़ दिया है, लोग जब जब किसी पे हंसने लगे हैं कि अब तुमसे ये ना हो पाएगा, और उसी समय वह व्यक्ति उठकर जब खड़ा होता है तो खड़ा वो ऐसे होता है जब वो इतिहास रचता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी हमें हार नहीं मानना है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। जहां आप जिस स्थिति में हैं वहां से हर बार 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जीवन, प्रकृति खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अपने इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक के अंतर्गत आज जिस भी न्यूज को देखेंगे तो पहले हम लोग आइए मुख्य बिंदु की तरफ चर्चा कर लें और फिर उसके बाद हम लोग बिंदुवार तरीके से अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के प्रमुख समाचारों में क्या है। साइंस तरफ दिल्ली सरकार ने लागू किए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। डायबिटीज के बढ़ते मामलों ने भारत की बढ़ाई चिंता। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जैक्सा के द्वारा किया गया लॉन्च। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में अब यहां जानने का प्रयास करेंगे। और भारत ने लद्दाख में सेटअप किया अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिंदुवार तरीके से और चलते हैं हम लोग पहले खबर की तरफ। आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा जब जब दीपावली के बाद दिल्ली का मौसम बदल जाता है, और दिल्ली का मौसम इस तरह बदलता है कि हर बार ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। और पॉलिटिकल मुद्दा बनता है और यहाँ पे कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो क्या है, एक गैस का चेंबर बन गया है। इस बार भी यही हुआ और दीपावली के आसपास, और उसके बाद देखा गया कि दिल्ली एक बार फिर से गैस का चेंबर बन चुका है। अब गैस का चेंबर बनने के बाद यहाँ पे स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अब यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे भी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। CACB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा एक सर्वे कराया गया। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और ये मामला कोर्ट के पास गया तो इसके ऊपर CACB, जिसे हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, इसने दिल्ली के वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। और उस प्रोजेक्ट के लिए IIT कानपुर को एक प्रोजेक्ट दिया। और प्रोजेक्ट IIT कानपुर को कहा गया कि आप जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। IIT कानपुर ने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद IIT कानपुर ने कहा कि मुख्य रूप से 8 तरीके के प्रदूषक वायु में होते हैं। और इस 8 प्रदूषकों में PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये 8 तरीके के प्रदूषकों के आधार पर IIT कानपुर ने एक वायु गुणवत्ता की सूची बनाई और उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। और न्यूमेरिकल वैल्यू देने के बाद उन्होंने कुछ नंबर इस प्रकार से दिए, 0 से 50, 50 से 100, 101 से 200 और 201 से 300। इस तरीके से 6 प्रकार की श्रेणियां दी। और इस 6 प्रकार के श्रेणियों को निपटने के लिए भी कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस बरते गए। यहाँ पे जो अंतिम श्रेणी है ये
श्रेणी, अंतिम जो श्रेणी है ये सबसे खतरनाक श्रेणी है और यहाँ पे माना जाता है कि सांस लेना बहुत ही दुभर हो जाएगा और यहाँ पे कई ऐसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जो जानलेवा होगी। दिल्ली में अभी जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये प्लान दिया है कि आप ग्रैप, GRAP, जिसको क्या कहते हैं, ग्रैप कहते हैं, आप ग्रैप का नंबर 4 जो पोर्शन 4 है उसके अनुसार दिल्ली सरकार को प्रतिबंध लगाना होगा। तो ग्रैप लागू किया गया IIT कानपुर के सुझाव पे ही इस तरीके से चार प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं शहरों में वायु गुणवत्ता के अनुसार। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला तब गया जब 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ एक केस हुआ था। 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ एक केस हुआ था। MC मेहता काफी प्रसिद्ध वकील रहे हैं जिन्हें ग्रीन एडवोकेट भी कहा जाता है और पर्यावरण से संबंधी इन्होंने कई सारे मुद्दे को देखा है। ताजमहल का खराब होने का मुद्दा हो, दिल्ली में भी एक गैसोलीन लीक होने का मुद्दा हो, सब कुछ इन्होंने देखा हुआ था और 2016 में इसी से संबंधित एक मुद्दा गया और मुद्दे में ये बताया गया कि जिस तरीके से वायु गुणवत्ता गिरती जा रही है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे ग्रैप एक्शन प्लान को बनाया गया। ग्रैप को मुख्य रूप से जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, इस चीज को याद रखेंगे आप। ग्रैप जो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान होते हैं। यदि ग्रैप 1 लागू किया जाता है तो ग्रैप 1 के अंतर्गत क्या रिस्ट्रिक्शन होता है इसको जरा देख लें हम लोग। तो ग्रैप 1 के अंदर होता क्या है, तो खराब वायु गुणवत्ता हो जाती है और AQI दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 201 से लेकर 300 के बीच में होता है। और यदि ग्रैप 1 लागू किया जाता है किसी शहर में या किसी जगह पे तो वहां पे पुराने डीजल पेट्रोल वाहन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे जो पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों पर जो है वो उस पे क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। चरण जो इसका 2 होता है वो AQI 301 से लेकर 400 के बीच में होता है और वहां पे कुछ हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जाता है और वहां वायु प्रदूषण निपटने के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में यदि शहर में कहीं भी डीजल जनरेटर चल रहा हो या उसका संचालन चल रहा हो तो उसे बंद करवा दिया जाता है। चरण 3 के अंतर्गत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 401 से 450 के बीच में होता है और यहाँ पे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और यहाँ तक की स्थिति कक्षा 5 के स्कूल के बच्चे जो कि प्राथमिक ग्रेड के होते हैं उनके लिए भी स्कूल की कक्षाएं निलंबित कर दी जाती है और एडवाइस किया जाता है कि अब ऑनलाइन क्लास किया जाए। चरण 4 के अंतर्गत जो कि एक गंभीर स्थिति को बताता है और इसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता 405 से प्लस हो जाता है। यहाँ पे वायु प्रदूषण की गुणवत्ता 405 से मतलब ये अत्यंत ही हानिकारक हो जाता है और खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS6 डीजल वाहनों और आवश्यक वस्तु ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और यही कारण है कि सरकार, आप देखते होइएगा, निर्माण के सारी प्रक्रियाओं पे रोक लगा दी जाती है, यहाँ तक कि जो प्रदूषण वाले हैं उसको ढक दिया जाता है। तो अभी दिल्ली में जो स्थिति बन रही है वो स्थिति इस ग्रेड 4 के अंतर्गत है और ग्रेड 4 के अंतर्गत जब लागू हो जाएगा तो इसके अंदर वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा, बाहर से आने वाले गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। शहर में केवल CNG वाली गाड़ियां चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी और BS6 मानक वाली ही गाड़ियां चल पाएंगी। तो यही कारण है कि अभी सरकार के द्वारा दिल्ली के NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता जितनी ज्यादा खराब हुई है वहां पे सांस लोग नहीं ले पा रहे हैं और वहां पे अभी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 को लागू किया गया है और ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। तो इस खबर में इतना ही और इस खबर के बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसमें सिर्फ आप इतना जान सकते हैं कि ग्रैप क्या होता है, ग्रैप कब लागू किया जाता है, इसको कैसे लाया गया था और इसके लागू होने के बाद क्या पॉल्यूशन कम हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने अगले खबर के चलते हैं। और दूसरा जो खबर है ये है आपके डिफेंस के क्षेत्र से आ रहा है। डिफेंस कहिए या इसको आप
अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं। पहली बार भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने स्वदेशी तरीके से अब पहली बार अपने मिसाइलों के बेड़ियों में हाइपरसोनिक मिसाइल को जोड़ लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इस चीज को हालांकि मैंने अपने इंटरनेशनल वाली खबर के अंतर्गत इसको कवर भी किया था, लेकिन जान लेने की आवश्यकता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या हुआ है। और भारत चूंकि अब पहली बार इस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि आप इसको समझें। और भारत इस तरीके से चौथा देश भी बन गया है। इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की काबिलियत बनाने की जो काबिलियत है वो ओपन रूप से चाइना इसमें सबसे आगे है। इसके अलावा रसिया है, उसके अलावा यूएसए अभी तक बहुत ज्यादा रिवील तो नहीं किया है, लेकिन यूएसए के पास भी प्लेंटी बहुत अधिक संख्या में हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को समझने की आवश्यकता है कि ये मिसाइल होता क्या है। तो स्पीड के आधार पे मिसाइलों की कई सारी श्रेणियां बनाई गई हैं। स्पीड अर्थात इस स्पीड को साउंड के स्पीड से मेजर किया जाता है। यदि किसी मिसाइल का स्पीड साउंड के स्पीड के इक्विवेलेंट होता है तो वैसे मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे मिसाइल को हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से जान रहे हैं। साउंड के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, और लेस देन आप कहें कि 3 मैक के आसपास होना चाहिए, तो वैसे मिसाइल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल होता है। या आप कहें कि 5 से कम हो यहाँ पे। और जब मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो जाए, 5 मैक मतलब साउंड के स्पीड के 5 गुने से यदि ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए आज के डेट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि क्योंकि इसके ज्यादा स्पीड होने के कारण इस मिसाइल को रडार या किसी भी सिस्टम के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और आज के डेट में इसे ट्रैक करने के लिए अभी कोई भी डिवाइस नहीं बनाया गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को या तो इंटरसेप्ट कर सके या उसको ट्रैक कर सके। और यही कारण है कि पूरी दुनिया अब चाह रही है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएं। भारत ने भी अपना स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल परिक्षेपित कर दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल के एलाइट ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत ने जो मिसाइल टेस्ट फायर किया है उस मिसाइल की रेंज जो बताई गई है वो 1500 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। और इसका जो परीक्षण है हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा इसे डीआरडीओ के संयोजन से इसको डिजाइन किया गया है। और इसे हाल फिलहाल में उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट फायर किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट फायर किया गया है और डीआरडीओ का मुख्य रूप से यह डिजाइन है। और डिफेंस के क्षेत्र में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। और इसकी स्पीड आप कह सकते हैं कि पर मील, एक सेकेंड के अंतर्गत ये 1 मील का डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो एक बहुत ही, और भारत ने जो मिसाइल को टेस्ट फायर किया है ये एक एंटी शिप मिसाइल है। तो एंटी शिप मिसाइल यदि ये है, इसका मतलब ये है कि इसे शिप से लॉन्च किया जाएगा और मोस्टली सबमरीन जैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि भारत की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है और भारत इंडियन ओशन का एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है। ऐसे में भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल का होना भारत को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और पूरी दुनिया का ट्रेड इस हिस्से से होता है, अरबियन सी के आसपास से होता है। तो वैसे क्षेत्र में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में भी स्थिति बनी हुई है, इसके अलावा भी हमने हाल फिलहाल में देखा कि इजराइल के बीच में जो स्थिति है और जो व्यापारिक बेड़ों पे जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ऐसे में भारत के पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल का होना समुद्र के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल होगा। आपको बताते चलें कि हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे पहली बार यूज अभी हाल फिलहाल में ही रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में किया है वर्ष 2022 में। कुछ महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक मिसाइल जो आज के डेट में सबसे ज्यादा चर्चे में रहते हैं या जिसका यूज किया गया है, तो अभी आपका रसिया का जिरकॉन हाइपर मिसाइल है, इसे आप लोगों ने सुना है। इसके अलावा भारत के पास और भी जो सबसे ज्यादा सुपरसोनिक मिसाइल के अंतर्गत आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है
और ये सुपरसोनिक स्पीड को करता है। और भारत के द्वारा हाल फिलहाल में एक और महत्वपूर्ण मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है, और वो मिसाइल कौन सा था, तो ARM था, एंटी रेडिएशन मिसाइल था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुद्रम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में भारत ने एक और महत्वपूर्ण मिसाइल को टेस्ट फायर किया था, जो कि एयर टू एयर मिसाइल था, और इस मिसाइल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अस्त्रा के नाम से जानते हैं। और अस्त्रा का मार्क 1 और मार्क 2 दोनों का टेस्ट फायर हो गया है। मार्क 2 का रेंज लगभग 250 से प्लस है, जबकि मार्क 1 का रेंज 120 के आसपास बताया गया था। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर इतना ही जानकारी काफी रहेगा। हम लोग चलते हैं अपने आगे के न्यूज की तरफ। मधुमेह के बढ़ते मामलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अब आज के डेट में डायबिटीज, जिसको हिंदी में हम मधुमेह कहते हैं, अंग्रेजी में इस बीमारी को क्या कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। और एक बार ये डायबिटीज अभी काफी चर्चे में है। चर्चे में क्यों है कि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया है, और ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है द लैसेट की तरफ से। द लैसेट जर्नल के द्वारा एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, और इस रिपोर्ट ने पूरे दुनिया में एक तरीके से कहें कि सारा ध्यान भारत की तरफ आकर्षित कर दिया है। वो कैसे, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो मधुमेह की संख्या है, भारत में सर्वाधिक मधुमेह जो होता है, डायबिटिक पेशेंट की सर्वाधिक संख्या कहीं है तो वो भारत में है। और भारत में लगभग आप देखेंगे कि कुल डायबिटीज, पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज की संख्या है उसका 1/4 जो संख्या है वो भारत में है। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़े चिंता का विषय है। और भारत में लगभग जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या 21.2 करोड़ के आसपास इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि काफी चिंतनीय है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि क्या होता है मधुमेह, क्या होता है। तो मधुमेह के बारे में आप लोगों ने साइंस के क्लास में भी निश्चित रूप से पढ़ा है। इसी को डायबिटीज कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक है क्या ये, तो सबसे पहले तो जान लें तो कि ये एक गैर संचारी दीर्घकालिक रोग है। ठीक है, गैर संचारी दीर्घकालिक रोग है। इसका मतलब ये होता है कि ये छूने से नहीं फैलता है, और सबसे है कि ये लंबा है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपको हुआ और आपने कल दवाई खाया और ठीक हो गया। ये एक दीर्घकालिक है, लंबे समय तक ये चलता है। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे आग्नेयाशय के अंतर्गत आग्नेयाशय में हमारे एक इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन का उत्पादन होता है, और ये इंसुलिन हमारे पास जो शुगर होता है उसके डाइजेशन के लिए या उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस इंसुलिन के या तो कम उत्पादन होने से या जरूरत से ज्यादा इसका हो जाने के कारण इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो इस इंसुलिन है क्या, तो इंसुलिन के बारे में जान लें। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो बेसिकली कहां से, आग्नेयाशय से, हमारे पास आग्नेयाशय से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह मुख्य रूप से रक्त शर्करा जिसको कहते हैं, और इसी को ब्लड शुगर कहा जाता है। तो ये ब्लड शुगर को हमारे शरीर में नियंत्रित करने का काम करता है। हमारे पास जो पूरी दुनिया में जो अभी तक मधुमेह पाए जाते हैं उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक को टाइप 1 कहा जाता है और एक को टाइप 2 कहा जाता है। टाइप 1 में ऐसे मधुमेह का एक ऐसा प्रणाली है, मधुमेह का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, जो हमारा WBC सेल है या जो भी जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली आग्नेयाशय पर एक प्रकार क्या करती है, अटैक करती है। आग्नेयाशय पे क्या करती है, अटैक करती है, और उसको ये नुकसान पहुंचाती है। और इस कारण इसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि इंसुलिन का बहना जो है वो बंद हो जाता है। मतलब इंसुलिन जो है, इसका स्राव जो है वो बंद हो जाता है, और इसके कारण आप देखेंगे कि ब्लड जो शुगर हमारे शरीर में, ब्लड शुगर की जो मात्रा है वह नियंत्रित होती है, और हमारे पास हमारे शरीर में ये आप देखेंगे कि डायबिटीज जैसी बीमारी का जन्म हो जाता है। दूसरी तरह का जो होता है, ये डायबिटीज मुख्य रूप से क्या होता है कि हमारे में इंसुलिन
स्रावित तो होता है, लेकिन इस इंसुलिन का नियंत्रण नहीं हो पाता है। या तो ये कम रह जाता है या जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति हमारे लिए खतरनाक है और ऐसे मधुमेह को हम लोग टाइप 2 श्रेणी के अंतर्गत रहते हैं। और इस मधुमेह में आप देखेंगे कि भारत में जितने भी तरह के जो भी मधुमेह के अधिकतर जो बीमारियां हो रही हैं, वो भारत में ये टाइप 2 प्रकार की बीमारियां हैं। टाइप 2 प्रकार के जो मधुमेह के टाइप हैं, ये हो रहा है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बताया जा रहा है वो है कि आजकल का हमारा जिस तरीके से हमारा दिनचर्या रह रहा है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज ज्यादा करते नहीं हैं, ज्यादातर फास्ट फूड के ऊपर हम लोग निर्भर हो रहे हैं, लगातार फास्ट फूड को खा रहे हैं, हमारे शरीर में गतिशीलता का अभाव है, फिजिकल जो काम है वो कम हो गया है। ये सब प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारे पास टाइप 2, और सबसे बड़ा जो इसका कारण होता है वो होता है आपका जेनेटिक। जितने भी भारत में केसेज हो रहे हैं उसमें जेनेटिक जो डायबिटीज है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये पूरा जो डायबिटीज है आपके पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। ये आपकी आई साइट को प्रभावित कर देता है, ये आपकी किडनी को प्रभावित कर देता है, आपके ब्रेन को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। इसके कारण आप देखेंगे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तमाम तरह की व्याधियां आपके शरीर में हो सकती है। आई से ग्लूकोमा, ये सारी बीमारियां जो है वो मतलब ये एक मूल स्रोत है, मूल जड़ है जो आपके शरीर में किसी भी बीमारी को बढ़ा सकता है। तो इसलिए आप सभी भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में भी यदि किसी को है, या आप भी निश्चित रूप से ये एक रूटीन बनाए कि कम से कम 45 मिनट, लगभग 40 से 45 मिनट आप कोशिश करें कि या तो आप वॉक करें या आप रनिंग करें, जो भी है फिजिकल एक्टिविटी निश्चित रूप से करना होगा, तब जाके आपको ऐसी बीमारी। सो अपने खान पान पे खासा ध्यान देना है, जहाँ पे आप मोस्ट रूप से जो फैटी है, जो प्रीपेड आइटम्स हैं, उसका बहुत ही कम प्रयोग करें। इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे उपाय भी किए गए हैं, और सरकार ने हाल फिलहाल में एक राष्ट्रीय मधुमेह नीति बनाया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक भारत में डायबिटीज की संख्या को 20% तक कम करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र भी इसके लिए काम कर रही है, जेनिक दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे मधुमेह के बढ़ते मामलों में कमी लाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे चलते हैं साइंस एंड टेक की तरफ से। एक बहुत ही आप कहें कि एक चमत्कारिक, आप इसको न्यूज कहें, कि अब जो उपग्रह होगा वो सैटेलाइट जो होगा वो सैटेलाइट अब लकड़ियों से बनेगा। अब ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सैटेलाइट लकड़ियों का। जी हाँ, इस चीज को करके दिखा दिया है जापान के वैज्ञानिकों ने। जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको हम लोग जैक्सा के नाम से जानते हैं। तो हाल फिलहाल में ही ये न्यूज निकल कर आया, हालांकि इस पे जापान बहुत पहले से काम कर रहा था। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, और इसको नाम क्या दिया गया है याद रखिएगा, तो इसको नाम दिया गया है लिग्नोसैट। तो लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है, जिस लकड़ी के सैटेलाइट को अभी हाल फिलहाल में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस सैटेलाइट को बनाया है क्वेटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है, और ये जैक्सा के देखरेख में इस सैटेलाइट को बनाया गया है। सुमितोमो फॉरेस्ट्री एक इनका एजेंसी है, उनके माध्यम से क्वेटो विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और पहली बार है जब लकड़ी की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, और इससे आने वाले समय में क्या ऐसी चीजें कम हो सकती हैं, ये जानने की जरूरत है। तो लकड़ी के सैटेलाइट के उद्देश्य सबसे पहला है कि जिस तरीके से हमारे पास अंतरिक्ष में कचरा फैल रहा है, चौतरफा कचरा फैल रहा है, उससे कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो भी सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं वो सैटेलाइट का अपना एक कार्यकाल होता है, एक जीवन काल होता है, 10 साल 15 साल। इसके बाद ये सैटेलाइट क्या हो जाते हैं, वो अब काम के नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो ऑर्बिट में है तो वो चक्कर लगाते रहते हैं। और ऐसे में ऐसे सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट आज के डेट में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये यदि ये लकड़ी का बना हुआ होगा तो इस सैटेलाइट को जब वापस लाया जाएगा
तो ये फ्रिक्शन से जल जाएगा और वो नष्ट हो सकता है। तो ये एक जो डेब्रिज है वो नहीं बनेगा। दूसरा चीज ये है कि अंतरिक्ष में चूंकि हम जानते हैं कि पूरी तरह से वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पे नमी नहीं होगा, तो ऐसे क्षेत्र में लकड़ी के सड़ने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये एक महज एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि वहां पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और आप इसको बता दें कि इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल 900 ग्राम का है, 1 किलोग्राम से भी ये छोटा है, और केवल एक हथेली के चौड़ाई का यह सैटेलाइट है, और इसे परीक्षण के माध्यम से ही भेजा गया है। और आपको बता दें कि एक विशेष प्रकार के लकड़ी से बनाया गया ये सैटेलाइट है, जिसको मैग्नोलिया का लकड़ी कहते हैं। मैग्नोलिया का जो लकड़ी होता है ये काफी ज्यादा मजबूत लकड़ी होता है, और खासकर पानी या इन सारे चीजों से ये जल्दी सड़ता नहीं है। और इसे एक जापानी तकनीक से बनाया गया है, जापानी सिल्क तकनीक के माध्यम से इसे बनाया गया है। हालांकि ये कंप्लीट रूप से लकड़ी का नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर मेटल भी लगे हुए हैं, और मेटल का आवरण भी इसके ऊपर कुछ हद तक दिया गया है। तो निश्चित रूप से, और जापानी जो शोध करता है उनका जो अगला लक्ष्य है वो अगले लक्ष्यों में 50 वर्षों में चांद और मंगल पर पेड़ लगाना और लकड़ी का घर बनाना इनका उद्देश्य है। तो इसी के उद्देश्य से ये लकड़ी के सैटेलाइट को वहां भेज रहे हैं, ताकि ये इस चीज को देख सकी वहां पे क्या स्थिति बन रही है, और फिर अगले स्थिति में वहां पे ये पेड़ भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको लिग्नो सैटेलाइट के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर है भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है हैब-1। जैसा कि आपने न्यूज सुना होगा कि भारत लगातार चंद्र मिशन, और जैसा कि यही प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि भारत 2035 तक अपना एक मिशन, अपना एक स्पेस सेंटर बनाना चाह रहा है, और 2040 तक मिशन जो मानवों को है वो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और इस अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए उसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए भारत चांद पे क्या स्थिति बन रही है और मंगल पे क्या स्थिति बन रही है। तो भारत में एक वैसा ही जगह है, और वो जगह लद्दाख का जो जगह है, वो लद्दाख का जगह कुछ ऐसा ही जगह है जिसका जो फीचर्स है, जो ज्योग्राफिकल फीचर है, मुख्य रूप से चंद्रमा और चांद और मंगल के भौगोलिक फीचर से थोड़ा बहुत एक अच्छे तरीके से मेल खाता है, और इसे आदर्श स्थान बनाया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में क्या है, तापमान बहुत ही ज्यादा कम है, तापमान बहुत ही कम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम है। और यही कारण है कि अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक हैबिटेट का निर्माण किया है, एक ऐसे हैबिटेट का निर्माण किया है जो ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा इसका परीक्षण करेगा। और इसरो ने इस तरीके का एक अंतरिक्ष मिशन को डिजाइन किया है, और इस डिजाइन को लद्दाख में सेटअप किया है। इस बात की जानकारी रख लेंगे। इसको सिमुलेशन, नवीन तकनीक, रोबोटिक प्रणालियां, इन सारी चीजों से ये लैस किया गया है। और अभी मुख्य रूप से इसरो का जो गगनयान कार्यक्रम है, ये गगनयान कार्यक्रम के लिए प्रमुख क्लू यहाँ से मिल सकता है, और यहाँ पे मनुष्य को भी या ह्यूमन को इसके अंदर रखा जाएगा। उनके प्रमुख परीक्षणों के दौर से इनको गुजरना पड़ेगा, क्या उन्हें समस्या आती है, और उसी के अनुसार जो हमारा गगनयान होगा उसको डिजाइन किया जाएगा। तो मुख्य रूप से एक सिमुलेटेड आप इसको यान कह सकते हैं, और जो लद्दाख में लैंड करने के बाद चांद और मंगल जैसे परिस्थितियों में मानव का कैसा एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर अपने अगले गगनयान को डिजाइन किया जाएगा। तो साइंस एंड टेक के माध्यम से जैसा कि हम देख रहे हैं, आज यहीं तक न्यूज को रहने देते हैं। साइंस एंड टेक में हमारे पास आज इतना ही न्यूज है। तो जनवरी अंक के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से सारे न्यूजों को देखा यहाँ पे,
अभी तक हम लोगों ने नेशनल देख लिया है, इंटरनेशनल देख लिया है, इकोनॉमी देख लिया है और अभी हम लोगों ने साइंस एंड टेक के न्यूज को देख लिया है। और मेरा अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा वो प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत वो कुछ मिसलेनियस सब टॉपिक्स यहाँ से रह गए हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे, इस महीने में किस तरीके के युद्धाभ्यास हुआ उसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देखेंगे और प्रमुख पुरस्कारों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से एक बार कम से कम प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को निश्चित रूप से पढ़ लें, ताकि वो सारे फैक्ट आप अपना बना सकें। आपको लगता है कि हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके प्रतियोगिता के तैयारी में आपका साथ दे रहा है या आपके लिए काम कर रहा है, तो आप इस चैनल को, जिसे पीसीएस शिक्षा का प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम लोग भी लगातार ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो मेरे साथ मेरे तकनीकी टीम में साथ दे रहे थे अक्षय चौरसिया, आज यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग जल्दी ही अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।